उसके बाद स्थिति क्यों अलग नजर आती है, ये जानना भी जरूरी है। इनके देखा आपने सब चीजें बिल्कुल साफ, जो टीम अन्ना कह रही थी। अपने व्यूवर्स से यही कहना चाहते हैं, आपने देखा जी। अब आप जरा सोचिए कैसा होगा ये भारत जी। अगर ये बिल आ जाता है, इसके ये प्रोविजन इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो ये भारत कैसा होगा, आपके बच्चे भविष्य में कैसे नागरिक बनेंगे और उनको ये भ्रष्टाचार का दंश नहीं झेलना पड़ेगा जो कि हमारे जीडीपी का 40% खा जाता है। जी। तो मैं यही कहूंगा, और अभी इस प्रोग्राम के शेष भाग में आप देखेंगे उसकी बाकी चीजें जो हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इतना ही देख के आपको ये समझना चाहिए कि इस पूरे अभियान में किस तरह आपको अपना रोल प्ले करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अहम बात है कि जनता को रोल प्ले करना है, क्योंकि सैलाब सड़कों पर जरूर है लेकिन वैचारिक सैलाब भी बहना भी बाकी है, जिस पर हम लौटेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है पोस्टमार्टम में। नजरिया जान लेने के बाद अब बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के पदों से जुड़ी जिम्मेदारियां, उनके निर्वाह और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों की। मेरी शान, मेरी आन, मेरा देश, मेरी। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो जन लोकपाल होगा या जन लोकायुक्त होंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे। ये वाकई बहुत जायज सवाल है, लेकिन इस कानून में ऐसे प्रावधान रखे जा रहे हैं कि जन लोकपाल या जन लोकायुक्त की जो नियुक्ति होगी वहां पर कोई भ्रष्ट व्यक्ति ना पहुंच सके, कोई भ्रष्ट व्यक्ति जन लोकपाल या जन लोकायुक्त ना बन सके। इसके लिए जो प्रक्रिया रखी गई है कानून में वो बहुत ही पारदर्शी और जन भागीदारी वाली रखी गई है। देखते हैं ये प्रक्रिया है क्या। जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। जन लोकपाल और जन लोकायुक्त में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस काम के लिए सही लोगों का चयन हो। लोकपाल के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यापक आधार वाला बनाया जाएगा, जिसमें लोगों की पूरी भागीदारी होगी। इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, 2 सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 सबसे कम उम्र के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। चयन समिति योग्य लोगों का चयन उस सूची में से करेगी जो उसे सर्च कमेटी द्वारा मुहैया कराई जाएगी। सर्च कमेटी का काम होगा योग्य और निष्ठावान उम्मीदवारों के नाम चयन समिति को देना। सबसे पहले पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी में से 5 सदस्य चुने जाएंगे। इसमें वो पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी शामिल नहीं होंगे जो दागी हों या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों या अब भी किसी सरकारी सेवा में काम कर रहे हों। ये 5 सदस्य बाकी 5 सदस्यों का चयन देश के सम्मानित लोगों में से करेंगे और इस तरह 10 लोगों की सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सर्च कमेटी देश के विभिन्न सम्मानित लोगों जैसे संपादकों से, वाइस चांसलर से, जिनको वो ठीक समझे, उनसे सुझाव मांगेगी। इनसे मिले नाम और उनके सुझाव वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिस पर जनता की राय ली जाएगी। इसके बाद सर्च कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें आम राय से रिक्त पदों की तिगुनी संख्या में उम्मीदवारों को चुना जाएगा। ये सूची चयन समिति को भेजी जाएगी, जो लोकपाल के लिए सदस्यों का चयन करेगी। सर्च कमेटी और चयन समिति की सभी बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद जन लोकपाल और जन लोकायुक्त अपने कार्यालय के अधिकारियों का चयन करेंगे और उनकी नियुक्ति करेंगे। मेरा देश, मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन। अगर लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो उसको निकालने की कार्रवाई भी बहुत सिंपल है। कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करेगा, सुप्रीम कोर्ट को हर शिकायत को सुनना पड़ेगा। पहली सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पहली नजर में मामला बनता है तो सुप्रीम कोर्ट एक जांच बिठाएगा। 3 महीने में जांच पूरी होनी होगी और अगर जांच में कुछ सबूत मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस मेंबर को निकालने के लिए राष्ट्रपति को लिखेगा और राष्ट्रपति को उस मेंबर को या चेयरमैन को निकालना पड़ेगा। अगर लोकपाल या लोकायुक्त के किसी स्टाफ के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उस शिकायत को लोकपाल में किया जाएगा
और उसके ऊपर 1 महीने में जांच पूरी होगी। और अगर जांच के दौरान उस स्टाफ मेंबर के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते हैं तो उस मेंबर, उस स्टाफ को बिल्कुल अगले 1 महीने में नौकरी से सीधे निकाल दिया जाएगा, ताकि वो जांच को बेईमानी से ना करे। भारत की है यही पुकार, बार बार और लगातार। लोकपाल के अंदर की जो प्रक्रिया है, कामकाज की प्रक्रिया, उसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए इसमें लिखा गया है। जब जांच चल रही होगी तब जांच से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स भी पारदर्शी होने चाहिए, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो जांच को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जांच में बाधा पहुंचा सकते हैं, तो जब तक जांच चल रही है तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ना दिखाए जा सकें। लेकिन जांच पूरी होने के बाद किसी भी केस में सारे डॉक्यूमेंट्स उस जांच से रिलेटेड वेबसाइट पे डालने जरूरी होंगे लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए, ताकि जनता ये देख सके कि इस जांच में हेराफेरी तो नहीं हुई कभी। दूसरी चीज, हर महीने लोकपाल को या लोकायुक्त को अपनी वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा कि किस किस की शिकायतें आई, किस किस के खिलाफ आई, मोटे मोटे तौर पे शिकायत क्या थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, कितनी पेंडिंग है, कितनी बंद कर दी गई, कितनों में मुकदमे दायर किए गए और कितनों में नौकरी से निकाला गया या क्या सजा दी गई। ये सारी बातें लोकपाल की या लोकायुक्त की वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। We need transparency. कई बार देखने में आया कि जो जांच एजेंसी होती हैं, जब वहां पे शिकायत की जाए तो उन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती और सेटिंग करके जांच एजेंसी का कोई अधिकारी जांच को बंद कर देता है, और जो शिकायत करता है उसे कुछ भी नहीं बताया जाता कि जांच का क्या हुआ। इसीलिए यहां पे कानून में यह प्रावधान डाला गया है कि किसी भी जांच को बिना शिकायतकर्ता को बताए बंद नहीं किया जाएगा। हर जांच को बंद करने के पहले शिकायतकर्ता की सुनवाई की जाएगी, और अगर जांच बंद की जाती है तो उस जांच से संबंधित सारे कागजात खुले पब्लिक में डाल दिए जाएंगे, ताकि सब लोग देख सकें कि जांच ठीक हुई या नहीं हुई। जो है रास्ता भूल गए उनके दिल को साफ करे, जो है रास्ता। अभी आज प्रावधान ये है कि अगर किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है भ्रष्टाचार की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन हमने इस कानून में ये लिखा है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि अभी तक का इतिहास ये बताता है कि जब जब चीफ जस्टिस से परमिशन मांगी गई तब तब उन्होंने भ्रष्ट जजों के खिलाफ परमिशन देने से मना कर दिया। तो अब ये परमिशन जो है वो लोकपाल का 7 मेंबर बेंच देगा, और वो खुले में इसकी सुनवाई की जाएगी, ताकि सब पूरी दुनिया के सामने पता चल सके कि परमिशन ठीक दी गई या गलत दी गई। प्यार और मोहब्बत से आओ अपनी बात कहें, प्यार और अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करते हैं तो आपकी जान को खतरा होता है, लोगों को मार डाला जाता है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लोकपाल के पास ये पावर होगी और उसकी जिम्मेदारी होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को संरक्षण देने का काम लोकपाल का होगा। लोकपाल, लोकपाल, पास करो जन लोकपाल। अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन सरकार में रिश्वत देके कोई नाजायज काम करवाता है, तो आज भ्रष्टाचार निरोधक कानून में यह लिखा है कि जांच एजेंसी को यह सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत ली गई। ये प्रूव करना, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां कोई गवाह मौजूद नहीं होता। इसमें हमने कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी सरकार से कोई भी ऐसा काम करवाती है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि गलत है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये काम जो है ये रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर करवाया गया। इसमें जांच एजेंसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई। भारत की है यही पुकार, बार बार और लगातार, मेरा देश मेरी जान। हमारे देश में सरकार ने ढेरों जांच एजेंसीज बना दी हैं, सीवीसी, सीबीआई, डिपार्टमेंटल विजिलेंस, एंटी करप्शन ब्रांच, स्टेट विजिलेंस ब्रांच। हर एजेंसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी छोड़ दी गई है कि वो एजेंसी जो है वो बेकार हो गई है। हमारा ये कहना है कि इन सारी जांच एजेंसीज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा देश इनके ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन सारी जांच एजेंसीज को केंद्र स्तर पे मर्ज करके लोकपाल के अंडर में लाया जाए और राज्य स्तर पे मर्ज करके इनको लोकायुक्त के अंडर में लाया जाए।
जी हाँ, ये वो अहम पहलू जिसको आपने देखा और वास्तव में सरकार भी इन्हीं पहलुओं पे फंसती हुई नजर आ रही है और कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं आती है, जिनको अरविंद केजरीवाल भी बता रहे थे। वो भी आप लगातार देखेंगे साधना न्यूज पर खबरों के माध्यम से लगातार वो पहलू आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन इस वक्त का जो सवाल है वो अहम यही है कि इन पहलुओं पर आखिरकार दिक्कत कहाँ आती है। इनके ये पहलू भी एक साफ पहलू है, हालांकि राह थोड़ी सी कठिन है, ये आप मानेंगे इस बात को। लेकिन देखिए, इंस्टीट्यूशन डेवलप करने में टाइम तो लगता है जी जी, और इतना रोबस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि समाज के पूरे चरित्र को बदल दे जी, इसमें टाइम लगेगा। और एक पहलू जो भूल रहे हैं जी, जन लोकपाल बिल के जो लोग हैं जी, एडवोकेट्स, कि इसके साथ जनता में एक स्वतः भ्रष्टाचार न करने का भी मादा है, इसके लिए भी आपको कुछ करना होगा। बिल्कुल। हांगकांग में आईसीपीए है एक बॉडी, उसने जनता को भी कहा कि नहीं आप भी नहीं करेंगे और इसके लिए एजुकेट करना शुरू किया कि आप करप्शन ना करें जी। लेकिन जो कुछ भी आप देख रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है, लगभग सब तैयारी हो चुकी है, सिर्फ सरकार मान नहीं रही है जी। ये आपका कर्तव्य है कि इसको मनवाएं जी। चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े। हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अहिंसा के रास्ते से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो भी तरीका हो। इसमें कुछ पहलू छूट गए हैं जो हम आज आपको इस प्रोग्राम में नहीं दिखा पा रहे हैं, उसको हम अपने बुलेटिन्स में दिखाते रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री क्यों इसमें आना चाहिए और प्रधानमंत्री आएगा तो उससे क्या प्लस पॉइंट होंगे और क्यों आना चाहिए, एक ये पहलू है। उसी तरह चुनाव की प्रक्रिया है जो कि उन्होंने बताया जी। चुनाव में जो लोकपाल का सिलेक्शन होगा जी, वो कैसे होगा ये उन्होंने बताया। लेकिन प्रधानमंत्री वाला अभी अछूता है। कुछ और पहलू हैं जो कि अछूते हैं, खास करके ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे के अधिकारियों का जो पक्ष है वो अभी बताएंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग अपने बाकी बुलेटिन्स में आपको ये दिखाते लगातार हम ये आवाज उठाएंगे और पहलू भी, ताकि स्पष्टीकरण आए, क्योंकि निष्कर्ष पर तभी पहुंचा जा सकता है, तभी हम अपने दायित्व बोध का निर्माण कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं, बदलाव की बात हो रही है वो, और बदलाव का आशय केवल सरकारें बदलने से नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, मैं इसी से खत्म करूंगा। राहत इंदौरी का एक शेर है, इंतजामात नए सिरे से बदले जाएं, इंतजामात नए सिरे से संभाले जाएं, जितने कमजोर हैं महफिल से हटाए जाएं जी। अगर कोई भी भ्रष्टाचार में कमजोर आदमी है उसे हटा दीजिए इस सिस्टम से, और हम सब अच्छे नैतिक लोग इस समाज के जाके और इस सिस्टम पे कब्जा करें और तब जाके ये सिस्टम सुधरेगा। हमारा यही संदेश है, साधना परिवार से यही संदेश है, और हम सब इस यज्ञ में आहुति दें, जिस तरीके से कर सकते हो वो हम करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद इनके, और बहुत खास बात करने के लिए, खासकर हम जुड़ने के लिए। तो सवाल वही है जो संदेश है इनके कह रहे थे, दरअसल इस संदेश को अपने आत्मा के परिवेश में भी आपको ढालना होगा, और आत्मा का परिवेश नैतिक आचरण आपका मजबूत करेगा, जो अपने आप में एक कानून है। कानून तो वक्त पर आएगा, एक कानून अपने अंदर लाइए, अपने अंदर एक अच्छे आचरण का लोकपाल बनाइए। पोस्टमार्टम में आज इतना है।